तो सबसे पहले जो है आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ क्लासिफिकेशन के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, सभी बच्चे बताएं। एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो है साइंटिफिक बेसिस दिया था क्लासिफिकेशन का, ठीक है। उन्होंने सिर्फ दो ही किंगडम बताए थे कि एक में प्लांट्स आते हैं, ठीक है, और दूसरे में आपके आते हैं एनिमल्स, ठीक है। और फर्दर इन्होंने जो है थोड़ा सा और इसको क्लासिफाई किया था कि प्लांट्स में इन्होंने केवल ट्रीज को प्लांट्स माना था, और एनिमल्स में इन्होंने दो टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था। एक तो आपके रेड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, रेड ब्लड, और एक नॉन रेड ब्लड एनिमल्स, ठीक है। इनके लिए भी स्पेसिफिक टर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, रेड ब्लड एनिमल्स, ठीक है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि रेड ब्लड एनिमल्स को क्या कहा जाता है? हम्म, एनिमा एंड एनिमा। एनिमा तो होते हैं नॉन रेड ब्लड एनिमल्स ना, जो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, यस और नो? और नहीं नहीं नहीं। वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं? EANIMA ना। हाँ, तो ये एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस दिया था क्लासिफिकेशन का, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है कि ट्रीज भी जो है आपके हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं। तो उनके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। ट्रीज तो मैंने लिख ही दिया है ऊपर, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने इतना बताया था। उसके बाद जो है दूसरे साइंटिस्ट हुए कार्ल लीनियस। इन्होंने क्या बताया था? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? लीनियस की स्पेलिंग US है, कार्ल लीनियस। इन्होंने क्या बताया था? फाइव इन्होंने किंगडम भी टू क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ना। हाँ, प्लांटी किंगडम, प्लांटी बताया था इन्होंने, और एनिमेलिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कार्ल लीनियस वाला जो सिस्टम है या एरिस्टोटल वाला जो सिस्टम है, वो क्या नहीं कर पाता था? इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। इनके बीच में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था। इसके अलावा ये भी नहीं बता पाता था कि यूनिसेल्युलर है ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेल्युलर है, और मल्टी सेल्युलर, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट उस टाइम पे पता नहीं थे। मल्टी सेल्युलरिटी क्या होती है, यूनिसेल्युलर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है या नहीं है, ये भी, ये क्लासिफिकेशन वाला जो सिस्टम है टू किंगडम वाला, फोटोसिंथेटिक है कोई ऑर्गेनिज्म या नॉन फोटोसिंथेटिक है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता था। ऑटोट्रोफिक है या हेट्रोट्रोफिक है, इसके बारे में पता नहीं चलता था। नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें बच गई, जिसकी वजह से और ज्यादा फर्दर जो है कॉम्प्लिकेटेड होता गया क्लासिफिकेशन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का। कुछ जो चीजें एड्रेस करनी चाहिए थी क्लासिफिकेशन में, वो कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों को स्नैपशॉट लेना है तो ले सकते हो, और अगर आप लोगों को नोट करना है तो वो भी नोट कर सकते हो। सो विच एवर यू फील राइट यू कैन डू। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, ऐसा नहीं है, आराम आराम से नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाने वाला बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ सर आपको जो इन्फॉर्मेशन बतानी है। प्लांट्स के केस में कौन सा लिखा है, TAUS? क्या? प्लांट्स के एरिस्टोटल्स ने जो दिया था प्लांट्स और एनिमल्स के किंगडम। हाँ, तो प्लांट्स, एक तो प्लांट्स थे आपके, ट्रीज आ गए ना उसमें सारे, ठीक है। ट्रीज को जो है उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि हाँ हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, ठीक है। और जो एरिस्टोटल वाला जो क्लासिफिकेशन था वो टोटल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था, जो बाहर से अपीयरेंस दिखाई देती है, ठीक है। उसमें अंदर इंटरनल चीजें जो है बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं की गई थी, कि एनाटॉमी कैसी है, या फिर उनका जेनेटिकल मेकअप कैसा है, या कौन से मूव करते हैं, कौन से नहीं मूव करते हैं,
एनिमल्स ऐसे भी तो होते हैं जो कि सॉलिटरी होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी एनिमल्स होते हैं। तो ये सब चीजें वहां पे एड्रेस नहीं हुई थी, एरिस्टोटल ने उन चीजों को एड्रेस नहीं किया था। कार्ल लिनियस ने थोड़ा सा मतलब उसको मॉडिफाई किया, बट फिर भी कार्ल लिनियस वाला जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो भी बहुत ज्यादा चीजों को एड्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स थे कि जैसे कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस टाइम पे तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। या कौन से ऑर्गेनिज्म जो है आपके यूनिसेलुलर है, कौन से मल्टी सेलुलर है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तक आपके माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, माइक्रोस्कोप नहीं था। तो माइक्रोस्कोप में हम लोग नहीं देख पाते थे कि ये मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। तो ये सब चीजें उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी सी हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। और उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि हाँ जो प्लांट्स हैं वो आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसके अलावा आपके कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसके अलावा कुछ एल्गी भी ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्ल लिनियस, उससे ये क्लासिफाई नहीं हो पाता था, ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाता था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स आपके फोटोसिंथेटिक वाले हैं या ऑटोट्रोफिक हैं और कौन से आपके हेट्रोट्रोफिक हैं। तो इन सब चीजों को एड्रेस इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अंदर एड्रेस नहीं किया गया। समझ में आ गई बात बेटा? यस सर। ओके फाइन, चलिए। सर जो रेड ब्लड जो एनिमल्स है नीचे क्या लिखा है? EAR EAN, एन है बेटा, मेरी है, राइटिंग थोड़ी सी ऐसे ही है, थोड़ा सा ध्यान देना। EANIMA, आर नहीं है वो, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, फिर हमने प्लांट्स के नीचे क्या लिखा है? प्लांट्स के नीचे ट्रीज लिखा है बेटा, ट्रीज Okay. के नीचे हर्ब्स लिखा है, श्रब्स लिखा है। Trees है, थोड़ा दो सा आपको में हिस्ट्री से जानना यहाँ पे। जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ सीधे सीधे 1 नंबर का 2 नंबर का जो एग्जाम्स है आपके छोटे छोटे, उनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरिस्टोटल ने क्या बताया था, कार्ल लिनियस ने कौन सा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, कौन कौन सी चीजों को एड्रेस नहीं कर पाता था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फ्रेम किए जा सकते हैं, छोटे छोटे चीजों पे क्वेश्चन आता है। Done, sir. चलिए आगे बढ़े बेटा, इज इट डन? Sir, wait. Yes, Sir, sir. wait. ओके Done, ओके sir. बेटा, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, चलिए थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। सर माइक्रोबायोलॉजी का आज फर्स्ट क्लास है ना? यस यस बेटा, फर्स्ट क्लास है। ओके ओके हाँ, Sir, is it for CSI or NET Life Sciences इट also? इज फॉर एवरीथिंग। ओके, माइक्रोबायोलॉजी में आपको जो है जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, कहीं पे आपको पूछा जाता है कि एसिडोफाइल को मैच करो, कौन सा ऑर्गेनिज्म इनमें से, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना। तो Yes, उसमें sir. एक तरफ आपको ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रखे होते हैं, एक तरफ जो है कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी होती हैं, Sir, तो प्रॉपर्टीज को मैच करना होता है। तो उस सब टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी से ही आपके जो है वो मतलब आप आंसर कर पाओगे या सॉल्व कर पाओगे। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CSR दे रहे हो, चाहे आप DBT दे रहे हो, चाहे आप गेट दे रहे हो, चाहे गेट लाइफ साइंस दे रहे हो, चाहे गेट बायोटेक दे रहे हो, चाहे आप IIT JEM दे रहे हो, ठीक है? इवन Okay, ICMR में भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है Okay. कि मतलब आप CSR दे रहे हो तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आप सिर्फ एक एग्जाम टारगेट नहीं करते हो, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, 4-5 एग्जाम्स हैं, उनमें से कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, Okay, sir. हाँ चलिए आगे बढ़े। हाँ जी बेटा, तो ये फर्स्ट स्लाइड है? हाँ बेटा Yes, फर्स्ट sir. स्लाइड है, स्नैपशॉट ले लो। ओके सर। ओके फाइन। तो मतलब कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करना जरूरी था? हाँ, द थिंग्स needed to be included, needs to be included in classification of organisms। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं वो जो इंक्लूड करनी चाहिए? तो इनके बारे में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले तो देखो मॉर्फोलॉजी तो आती ही आती है, फर्स्ट थिंग मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आपको जो है उसको इंक्लूड करना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट दिखाई देता है तो उन दोनों को सेपरेट ग्रुप्स में रखना चाहिए। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया कि कोई सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो उस चीज को भी एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे होगी कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल स्ट्रक्चर,
और सेल स्ट्रक्चर के साथ में ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर सेल वॉल है या नहीं है, और अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि प्लांट की सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है, सभी बच्चों को पता होगा कि वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अगर हम बात करें फंजाई की सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है, कैन यू गाइस टेल मी? काइटिन काइटिन की बनी हुई होती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया की एक और ब्रांच है जिसको हम आर्किया कहते हैं। हाँ बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो आर्किया की Yes, जो sir. जो जो सेल वॉल है उसके ऊपर भी होती है सेल वॉल, वो किसकी बनी हुई होती है, तो उसकी केमिकल नेचर क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ द सेल वॉल को भी एड्रेस करना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सपोज करो बैक्टीरिया के अंदर हमने कहा कि पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल के अंदर भी डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन वाली वो थिक होती है, वो काफी काफी बड़ी होती है, उसकी उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सेल वॉल है वो बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ ना। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्किया की बात करें, तो आर्किया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो पॉलीसेकेराइड्स की होती है, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स की होती है, तो वहां पे तो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं है। ऐसे ही जैसे हमने हमने बात की कि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो तो काइटिन की है, तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है पेप्टाइडोग्लाइकन से। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहां पे जो सेल वॉल है वो किसकी है, वो सेल्यूलोज की है, विच इज ऑल्सो ए पॉलीसेकेराइड। हाँ, तो ये भी चीज एड्रेस होनी चाहिए जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, मतलब नेचर ऑफ सेल वॉल, ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल, ये भी डिस्कस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेल वॉल है तो उनको आप एक साइड रख दोगे। अब मान लो कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, तो तीनों में सेल वॉल है, तो ऐसा थोड़ी है कि तीनों को आप जो है मतलब एक ही ग्रुप में रख दोगे, नहीं रख सकते ना। तो वहां पे हमें ये भी देखना चाहिए कि केमिकल नेचर जो है सेल वॉल की क्या है। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लासिफिकेशन करते हुए हमें लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हम लोग क्या समझते हैं कि कार्बन सोर्स वो कौन सा यूज करता है, वो ऑटोट्रोफिक है, हेट्रोट्रोफिक है, कीमोट्रोफिक है, इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएशंस है वहां पे। हाँ, तो उसके बारे में बात होगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे कि फोटोसिंथेटिक है कि नहीं है, हेट्रोट्रोफिक है तो उसको अलग रखेंगे, और अगर आपका जो है कीमोट्रोफिक है तो उसको अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। तो कौन से टाइप का वो कार्बन एज ए एनर्जी सोर्स यूज करता है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, और उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इतनी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, इतनी 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 ज्यादा स्पीशीज हैं, इतने ज्यादा जीनस हैं कि उनको एक ही ग्रुप में अगर हम लोग रखेंगे तो मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ इन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ये सब प्रॉपर्टीज हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा फोर्थ जो पॉइंट है कि वो कौन सी हैबिटेट में रहता है। हैबिटेट का मतलब ये है कि अगर सपोज करो कि कोई बैक्टीरिया है वो आपका स्नो में रहता है, तो आपको पता है कि स्नो का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उसको आप कौन से टाइप का बैक्टीरिया बोलोगे। अगर सपोज कोई बैक्टीरिया आपको फ्रिज के साइक्रोफिल्स। अंदर से मिलता है उसको क्या बोलोगे, फ्रिज के अंदर से मिलता है, जहां पे आप आइस जमाते हो, वहां से आपने जो है थोड़ा सा आइस साइक्रोफिल्स। निकाला और कल्चर करके देखा, जो बैक्टीरिया ग्रो हुआ और वो आपने काफी लो टेम्परेचर पे ग्रो करा के देखा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो स्नो के अंदर ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होगा which lives on very low temperatures, isn't it? ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर्स में ही ग्रो करते हैं, जैसे कि आर्कटिक में ग्रो करते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं। तो वो जितने भी इस टाइप के आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम हैबिटेट के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। हैबिटेट के अलावा जो है अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन भी तो एक मोड है ना, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि अगर हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ट्रू का मतलब वहां पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ, तो वहां पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज
एसेक्सुअल, जिसको हम बाइनरी फिशन के नाम से भी जानते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार आपको बहुत सारे एग्जाम्स में माइक्रोबायोलॉजी में पूछा गया है कि बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया या सिंपली बैक्टीरिया लिख देंगे कि बैक्टीरिया जो है कौन से रिप्रोडक्शन के थ्रू डिवाइड करते हैं। तो वहां पे एक ऑप्शन में आपको अगर बाइनरी फिशन दिखाई दे तो उसको आप जो है मतलब क्लिक कर देना, वही करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके बारे में आप लोग अलग अलग जगह पढ़ते हो। तो रिप्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम बात करें कि सपोज करो आपको 3 ब्रांचेस मैं यहाँ पे बना के बताता हूं। 3 ब्रांचेस कैसे हैं, यहां से ओरिजिन हुआ, ठीक है। ओरिजिन होने के बाद एक तरफ आपके आते हैं बैक्टीरिया, इसके अलावा एक तरफ मैं लिख देता हूं आर्किया। हाँ, आर्किया के अलावा जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूं यूकैरियोट्स, ठीक है। हाँ, तो ये तो रूट है, आप लोग ये चीज इवोल्यूशन में पढ़ते हो ना, रूट ऑफ द ट्री, फाइलोजेनेटिक ट्री, रूट ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछूं कि सबसे पहले अर्थ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स आए, बैक्टीरिया, आर्किया या फिर यूकैरियोट्स, व्हाट यू विल आंसर? आर्किया। आर्किया। आंसर विल बी बैक्टीरिया, ठीक है। आंसर विल बी बैक्टीरिया, नॉट आर्किया। अगर आपने आर्किया आंसर किया है तो आपको दोबारा से देखना चाहिए बुक्स में जाके, एक बार से आप रीड करना। जो आर्किया का इवोल्यूशन हुआ है वो बैक्टीरिया से हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर आर्किया इवोल्व हुए हैं बैक्टीरिया से, इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया पहले से अर्थ पे मौजूद थे। और अगर आपको ये छोटा सा चीज बताई जाए कि जो पहली सेल इवोल्व हुई थी अर्थ के ऊपर, वो कौन सी थी? बैक्टीरिया। अरे बैक्टीरिया तो थी, तो बैक्टीरिया में वायरस थे। वायरस नहीं कोए थी। सर्वेट था। कोए सर्वेट। माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म। हाँ, इसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं ना, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है ना, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे सबसे पहले इवोल्व होने वाली सेल, एक प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो आपकी माइकोप्लाज्मा है, जो अर्थ पे सबसे पहली बार इवोल्व हुई, एंड विच इज ए बैक्टीरिया, ठीक है, विच इज ए बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। इट इज नॉट एन आर्किया। तो आर्किया का इवोल्यूशन जो हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, आपको ऐसा लगता होगा कि जो आर्किया है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में मिलते हैं, ठीक है। तो वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में ग्रो करने के लिए वो इवोल्व हुए हैं, इसलिए उन हैबिटेट्स के अंदर वो मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ पहले हॉट थी बहुत ज्यादा, तो अगर आर्किया आपके बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्किया उस टाइम पे प्रेजेंट थे। आर्किया नहीं थे, उनका इवोल्यूशन धीरे धीरे किससे हुआ है? बैक्टीरिया से हुआ है। अब बैक्टीरिया से ही इवोल्यूशन आपका किसका हुआ है? यूकैरियोट्स का हुआ है। यूकैरियोट्स में आपके कौन कौन से आते हैं? प्रोटिस्टा आते हैं, फंजाई आते हैं, एल्गी आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं। तो यूकैरियोट्स का इवोल्यूशन भी बैक्टीरिया से हुआ है, आर्किया का भी इवोल्यूशन किससे हुआ है? बैक्टीरिया से हुआ है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे एस्टेब्लिश की जाती है, उसके लिए जेनेटिकल स्टडीज की जाती है, सीक्वेंसिंग की जाती है। सीक्वेंसेस के बेसिस पे हम जो है उनके बीच में ये बताते हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके इनके जो जेनेटिक मेकअप है, जो जो जीनोम है, जीनोम के अंदर इतने परसेंट सिमिलैरिटीज हैं या इतने परसेंट डिफरेंसेस हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इनके बीच का रिलेशनशिप बताते हैं। हाँ, इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। समझ में आ गई बात? तो ये 5-6 करेक्टर्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। इन 5-6 करेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद फाइनली कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया आपके पास? आर एच विटेकर ने दिया था, बहुत फेमस है, सभी लोगों को पता है। 1969 में हाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो ये 5-6 करेक्टर्स आप लोगों के दिमाग में रहेंगे ना, इजंट इट? और एक और चीज आप लोग ध्यान रखना, जब ये आपका टेक्सोनॉमी वाला चैप्टर, डाइवर्सिटी वाला जो है, ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग आइसोलेशन, कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई भी करेंगे, ठीक है।
तो उसमें आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया या कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया की जहां पे बात होगी, तो यहाँ पे जैसे मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, सेल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है, हैबिटेट की बात हो रही है, या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात हो रही है, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपके वहां पे भी काम आने वाले हैं। जैसे कि मैंने हैबिटेट की बात की, हैबिटेट में मैंने बताया कि आपने कोई बैक्टीरिया जो है वो कोल्ड एनवायरनमेंट से आपने आइसोलेट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब उसका कल्टीवेशन, अगर सपोज करो आप कोई साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो या कल्टीवेट करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उसको पैटेड डिश में कल्चर करोगे, मीडिया में आप उसको डालोगे, तो आपको जो टेम्परेचर है वो तो उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आप साइक्रोफाइल को कल्टीवेट कराना चाह रहे हो, आइसोलेट करना चाह रहे हो, और टेम्परेचर आपने वहां पे रखा हुआ 37 डिग्री सेल्सियस, 37 पे तो साइक्रोफाइल ग्रो नहीं करेगा ना बेटा। यस और नो? सर यस और नो? नो सर, नो सर। नहीं करेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें, अगर मान लो कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो आपको देखना है कि ये फोटोसिंथेटिक है कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको लाइट देनी पड़ेगी, आप डार्क में नहीं रख सकते हो ना। यस और नो? यस सर। जैसे कि हम साइनोबैक्टीरिया का अगर कल्टीवेशन करें, अगर आपको साइनोबैक्टीरिया को अगर ग्रो कराना हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लाइट देनी पड़ेगी वहां पे। हाँ, यस सर। तो ये चीजें आप लोगों को वहां पे भी ध्यान में रखनी है जब हम कल्चरिंग की बात करेंगे, कल्टीवेशन की बात करेंगे, बैक्टीरियल कल्टीवेशन की बात होगी, तो ये सब पॉइंट्स वहां पे भी काम में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे याद करके रट्टा लगा के और भूल जाओ, ये नहीं करना है, चीजों को समझना है धीरे धीरे, पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब लोगों ने लिख लिया, समझ में आ गया सभी बच्चों को? सर हाँ जी, बोलो बेटा। वो थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस बता देना। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन मैं सभी को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक पूरा सिलेबस एक साथ में नहीं बता सकता हूं। सबसे पहले हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 क्लासेस का बता देता हूं कि 2-3 क्लासेस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन होगा, वायरस का क्लासिफिकेशन होगा, फंजाई का क्लासिफिकेशन होगा, और जो आपके प्रोटोजोन्स है जिनको प्रोटिस्ट भी कहते हैं उनका क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनके क्लासिफिकेशन की बात होगी। उसके बाद हम लोग आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन की बात करेंगे। आइसोलेशन कल्टीवेशन में इन सब की बात होगी। सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग वायरसेस की बात करेंगे, फंजाई की बात करेंगे, और प्रोटोजोन्स की बात करेंगे। तो ये 2-3 क्लासेस का है आपका, आइसोलेशन, कल्टीवेशन और माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, ये जो चैप्टर हैं, 2 चैप्टर मिला लो आप इनको। ठीक है, इन 2 चैप्टर की बात जो है 3-4 क्लासेस में होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपकी माइक्रोबियल जेनेटिक्स है वो मुझे करानी पड़ेगी। उसके अलावा जो है शायद मेटाबॉलिज्म तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, वो लोग आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है ना, या वो भी करानी पड़ेगी बेटा? नो सर। हाँ, चलिए ठीक है, चलो मैं करा दूंगा। तो आपको आपको पता चल जाएगा। 3-4 लेक्चर का मैंने बता दिया है। 3-4 लेक्चर की थीम सिंपल सी ये है कि क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हैबिटेट में मिलते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो कॉमन है, जिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात होगी। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे आइसोलेट किया जाता है, कैसे कल्चर किया जाता है, कल्चरिंग के लिए कौन कौन से मीडिया यूज होते हैं, कौन कौन से टाइप के मीडिया हैं, कौन सा मीडिया किस लिए यूज होता है, तो वो सब बातें होंगी इसमें। एक मैंने आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बता दिया है कि हाँ किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े बेटा। इज इट डन? हाँ जी, यस हाँ। यस सर। चलिए, विटेकर की बात हो रही थी, आर एच विटेकर की।